अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की पहली बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अपने 11 F-22 फाइटर जेट इजराइल में उतारे हैं। अमेरिका की तरफ से इस बात की पूरी तैयारी कर ली गई है कि अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका के लिए जो मुख्य बेस बनेगा वो इजराइल बनेगा। यहाँ साइड में देखिए, करंट रिपोर्ट ने छापते हुए बताया है कि ईरान और अमेरिका के बीच में अगर जंग होती है तो सबसे पहले ये F-22 11 फाइटर जेट इजराइल से उड़ान भरेंगे, जो ईरानी रडार सिस्टम में सबसे पहले एंट्री लेंगे, यानी ईरान के एयर स्पेस में पहुंचकर ईरान पर हमला करेंगे। ये तैयारी है अमेरिका की तरफ से। उधर ईरान ने सबसे बड़े और एडवांस टेक्नोलॉजी के रडार सिस्टम पूरी जगहों पर इंस्टॉल कर दिया है। ईरान ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने रडार सिस्टम के साथ साथ फाइटर जेट भी अपने आसमान की सुरक्षा में लगा दिए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ये गलती की तो लंबे समय तक युद्ध चलेगा, जिसका खामियाजा अमेरिका और इजराइल दोनों को भुगतना पड़ेगा। ईरान ने न केवल हवाई हमलों को रोकने की तैयारी कर ली है, बल्कि ईरान और इराक का जो बॉर्डर साझा होता है वहां पर 6 फुट ऊंची और 6 मील लंबी कंक्रीट की एक मजबूत दीवार भी बनाई है। ये साइड में आप देखिए, इसमें अभी काम चल रहा है। पूरी तरीके से ईरान कह रहा है कि अगर ज़मीनी लड़ाई होती है, आप लोग जानते हैं कि पहले चरण के अंदर तो एयर स्ट्राइक होती है, यानी हवाई हमले होते हैं। उसके बाद किसी भी देश को जीतने के लिए या सत्ता बदलवाने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ता है। तो ईरान कह रहा है कि अगर इराक की तरफ से कुर्दिश लोगों को या फिर यूएस की जो मिलिट्री है वो ईरान के अंदर घुसने की कोशिश करती है इराकी बॉर्डर से, तो उनको रोकने के लिए पुख्ता और मजबूत इंतजाम किए गए हैं। कंक्रीट की इस दीवार के पीछे ईरान की सेना रहकर अमेरिका और कुर्दिश लोगों को रोकने की पूरी कोशिश करेगी, यानी ईरान की तैयारी यहाँ पर बड़ी है। ईरान आसमान से हुए हमलों से निपटने के लिए भी तैयार है और ज़मीनी हमलों से निपटने के लिए भी तैयार है। आपको बता दूं कि ईरान को बड़ी संख्या में चाइना और रशिया से मदद पहुंची है। अब वो मदद कितनी बड़ी संख्या में है, इस रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि कितना हथियारों की सप्लाई चाइना की तरफ से हुई है और कितनी फाइटर जेट और तमाम तरह की मिसाइलें रशिया से ईरान पहुंची है। ये रिपोर्ट मेरे साइड में आप देखिए। इस रिपोर्ट के अंदर बारीकी से आप जानेंगे कि ईरान कितना मजबूत हो चुका है। आगे चलो, बहुत सारी खबरें हैं आज, बहुत सारी खबरों के साथ मैं हूं आपके बीच, लेकिन उसके पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो एक रब्बी का है। रब्बी आप जानते हैं, यानी कि यहूदियों के धर्मगुरु। इस वीडियो में वो ये पूछ रहे हैं कि अगर 200 मुल्कों से यहूदियों को बाहर निकाला गया है तो सबको दोषी कहने की जगह यहूदियों को बैठ के भी सोचना चाहिए कि कहीं उनकी ही कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यह वीडियो मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अक्सर कहा जाता है यहूदियों के साथ बहुत उत्पीड़न हुआ, और हुआ। यहूदियों के साथ जो कुछ हुआ यूरोप के अंदर, खासतौर पे जर्मनी के अंदर, उसको दुनिया का कोई शख्स सही नहीं ठहरा सकता है। लेकिन अपना पहला मुल्क मिला इजराइल के नाम से यहूदियों को, और वो मुल्क ब्रिटेन ने गिफ्ट किया, और उस इजराइल में उन्होंने फलस्तीनियों के साथ, फलस्तीनी मुसलमानों के साथ, फलस्तीनी ईसाइयों के साथ जितना गंदा सलूक किया है, जितना वहशियाना सलूक किया है, वो इतिहास में दर्ज होगा। इतिहास में दर्ज होगा कि इस वक्त धरती पर इजराइल से ज्यादा हिंसक मुल्क कोई और नहीं है। और अगर ऐसा है तो एक बार इनको सोचने की जरूरत तो है कि 200 बार जब ये दुनिया में अलग अलग मुल्कों से निकाले गए तो कितनी बार ये खुद गलत थे और कितनी बार वो मुल्क गलत थे। अगर ये नहीं सोचेंगे तो कल को इजराइल में भी क्या होगा वो कोई नहीं जानता। खैर, खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे मजेदार खबर अमेरिका से है। अमेरिका के सैन्य ऑफिसर हैं एक जनरल डैन कैने, और छोटे मोटे आदमी नहीं है। उनका पोस्ट आपको मैं बता देता हूं। वो चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के जो चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, जो इन तीनों के जनरल होते हैं, सबसे बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनका जो एसोसिएशन है, उनका जो ज्वाइंट चीफ्स का ग्रुप है, उसके ये चेयरपर्सन है। यानी आज की डेट में अमेरिका के सबसे बड़े आर्मी ऑफिसर हैं जनरल डैन कैने। कल वॉल स्ट्रीट जर्नल में पहले और उसके बाद बराक रॉबिट के हवाले से यह खबर बाहर आई कि जनरल डैन कैने ने ट्रंप से कहा है कि ईरान से लड़ने में आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है।
ये हो सकता है कि आप अंदाजा ना लगा पा रहे हो कि ईरान के पास कितनी ताकत है और ये लड़ाई आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल और बराक राविट का दावा है कि उनको अंदरूनी जो सोर्सेज हैं उनसे पता चला है कि जनरल डॉन कैने ने ये बात ट्रंप से कही है और उनसे ये कहा है कि ईरान के साथ हमको जंग में नहीं जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात थी, जब ये खबर बाहर आई तो ट्रंप क्या कर सकता था? ट्रंप दुनिया से ये तो कह नहीं सकता कि मेरा सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर मुझे मना कर रहा है जंग में जाने से। तो उसने कहा कि ये सब फेक न्यूज है, बेकार की बात है। जनरल डैन कैने पिछली बार भी ईरान के इंचार्ज थे, ईरान पर जो हमला हुआ, और इस बार भी वही इंचार्ज होंगे और हम आसानी से जंग जीत जाएंगे। ट्रंप और क्या कह सकता है? अब एक मजेदार बात आपको मैं बताऊं, आप याद कीजिए जब ईरान के ऊपर पिछली बार अमेरिका ने हमला किया था तो क्या कहा था? उसने कहा था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान है उसको हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब ईरान न्यूक्लियर फील्ड में कुछ और नहीं कर सकता, उसका सारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हमने बर्बाद कर दिया है। उस समय भी यह सवाल पूछा गया था कि अगर वाकई न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया होता तो कोई रेडिएशन क्यों नहीं निकला? क्या वाकई न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बर्बाद हुआ था या फिर अमेरिका ने सिर्फ ऐसे ही हमला करके और किनारा कर लिया था? अगर न्यूक्लियर सब कुछ हो गया था, बर्बाद हो गया था, तो सीज फायर क्यों हुआ? क्यों उसके बाद हमले नहीं हुए? और अब इतने महीने बीत जाने के बाद ट्रंप कह रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने के लिए उस पर हमला करना जरूरी है। तो इसका मतलब या तो वो अब झूठ बोल रहा है और या तो वो तब झूठ बोल रहा था, क्योंकि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो गया होता तो 8-10 महीने बाद दोबारा ये बात आप कैसे कहते कि न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने के लिए हमको हमला करना है? बहुत सीधी सी बात है कि ट्रंप लगातार झूठ बोल रहा है, इजराइल का प्रेशर है, लेकिन अभी फिलहाल हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि उसकी अपनी आर्मी उसको यह सलाह दे रही है कि हमला करना खतरनाक हो सकता है। देखिए, ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में सच में अमेरिका को नहीं पता कि उसके पास कितने और कैसे हथियार हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कल एक खबर ब्रेक हुई और यह खबर है कि साल भर पहले रशिया ने उसको पोर्टेबल एयर डिफेंस इक्विपमेंट दिए हैं। एयर डिफेंस के बारे में आप जानते हैं, इजराइल डोम, आयरन डोम कहा करता था अपने एयर डिफेंस को। उसका कहना था कि एयर डिफेंस ऐसा है कि आसमान में ही मिसाइल को देखकर मार देगा, उसको जमीन पर आने नहीं देगा। हुआ यह कि 12 रोजा जंग में वो एयर डिफेंस बर्बाद हुआ। उसके अलावा अमेरिका ने उसको अपना एयर डिफेंस दिया था, वो भी काम नहीं आया। मिडिल ईस्ट की ज्यादातर कंट्रीज के पास अपना एयर डिफेंस नहीं है। लेबनान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उसके पास अपना एयर डिफेंस नहीं था, इसीलिए इजराइल के जहाज बड़े आराम से चले आते थे लेबनान के आकाश पर, और अब भी लेबनान के आसमान पर इजरायली जब चाहते हैं जहाज लेकर आ जाते हैं। ईरान के पास पहले भी एयर डिफेंस था, लेकिन ये जो एयर डिफेंस है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पोर्टेबल है, जिसकी जानकारी अभी तक नहीं थी और अब ये जानकारी सामने आई है, इसका मतलब यह है कि ये ऐसा एयर डिफेंस है जो कहीं भी लेकर जाया जा सकता है। यानी अमेरिका जिस बाउंड्री से हमला करने की कोशिश करेगा, जिस जानिब से हमला करने की कोशिश करेगा, ईरान अपने इस पोर्टेबल एयर डिफेंस को वहां लगा सकता है। देखिए, जो छोटे मुल्क हैं उनके लिए तो एयर डिफेंस ठीक ठाक है, लेकिन जो बड़े मुल्क हैं जिनका बॉर्डर बहुत ज्यादा है, उनको अपने पूरे बॉर्डर पर एयर डिफेंस लगाना मुश्किल है। ऐसे में ये जो पोर्टेबल एयर डिफेंस है वो बड़े मुल्कों के लिए बहुत काम की चीज है। जाहिर है रशिया ने इसको बनाया है यूक्रेन वार से पहले, क्योंकि रशिया खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है, और वही पोर्टेबल एयर सिस्टम रशिया ने ईरान को दिया है। यह डील कोई साल भर पहले हुई बताई जा रही है। इसका मतलब इस समय ईरान के पास पोर्टेबल एयर डिफेंस आ चुके हैं। अब आप देखिए, चाइना से लगातार खबर आ रही है कि चाइना इंटेलिजेंस के लिए तमाम सारी चीजें मुहैया करवा रहा है ईरान को। जैसे उसने रडार मुहैया कराए हैं, स्पेशल रडार, काफी एडवांस रडार मुहैया कराए हैं, जिससे अमेरिका का जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो भी पता चल जाएगा कि कहां है आसमान में, और उसको निशाना बनाना आसान हो जाएगा। इसके पहले भी कई खबरें आई हैं कि चाइना ने काफी एडवांस जो हथियार हैं और डिफेंसेस हैं वो ईरान को अवेलेबल कराए हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो चीनी सेंसर सिस्टम, रडार, जो जिसका नाम मैंने बताया YLC-8B, ये सारा कुछ भेजा हुआ है ईरान को चाइना ने।
मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं और इस बात को एकदम गांठ बांध करके आप रख लीजिए। मैं कई बार कमेंट या पोस्ट देखता हूं तो मुझे हंसी आती है कि चाइना और रशिया अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे ईरान में जो ईरान की तरफ से लड़ाई लड़े। यह होता नहीं है और यह होगा भी नहीं। वो लेकिन कतई ये नहीं चाहेंगे कि ईरान बर्बाद हो जाए या ईरान में तख्ता पलट हो जाए। सीरिया एक अड्डा हुआ करता था रशियन, सीरिया में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद लगा वो अड्डा नहीं रह जाएगा। हालांकि रशिया ने प्रेशर बनाया तो जोलानी खुद गए मॉस्को और उन्होंने कहा कि अपना अड्डा मेंटेन रखो। ईरान एक गेटवे है मिडिल ईस्ट के लिए। ईरान के साथ चाइना का, रशिया का बहुत पुराना समझौता है। समझौता तो खैर हिंदुस्तान का भी है, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने तो इजराइल जाना चुना है, उस पर भी बात करूंगा। अब इन दोनों मुल्कों की दिक्कत यह है कि अगर ईरान नहीं रहेगा तो मिडिल ईस्ट इनके हाथ से चला जाएगा। मिडिल ईस्ट में इनका जो सबसे भरोसेमंद पार्टनर है वो अगर खत्म हो गया तो मिडिल ईस्ट का रास्ता इनके लिए बंद हो जाएगा। इनका इजराइल के हिसाब से इनको चलना पड़ेगा, जो इन्हें मंजूर नहीं है। इसलिए वो खुद अपनी आर्मी तो नहीं भेजेंगे, लेकिन हर तरह से मदद करेंगे, हर मुमकिन मदद करेंगे ईरान की, कि अगर ये जंग होती है तो ईरान तबाह और बर्बाद ना हो, ईरान जबरदस्त मुकाबला कर सके, ईरान जवाब दे सके। और ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल अभी तक धमकियां दे रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एनवाईटी में वही सड़ी सड़ाई खबर जो हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं दोबारा छपती है। ट्रंप कंसीडर्स टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स, यानी टारगेट एयर स्ट्राइक करने की सोच रहे हैं ट्रंप, जिसमें आयतुल्लाह खामनेई साहब को मार देंगे, उनके बेटे को मार देंगे, कुछ और लोगों को मार देंगे। ये खबरें बार बार चलाई जा रही हैं। आप कल स्टीव विटकॉफ का बयान देखिए। स्टीव विटकॉफ क्या कहता है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे हैरत हो रही है इस बात की कि इतने प्रेशर के बावजूद ईरान झुक क्यों नहीं रहा है। तो सारी कोशिश यह है कि ईरान को जंग के पहले ही, जंग के बिना ही झुका के उससे वो सब हासिल कर लो जो जंग के मैदान में हासिल करना मुश्किल है। ईरान इस बात को समझता है, इसलिए वो जंग के लिए भी तैयार है, बातचीत के लिए भी तैयार है। वो कह रहा है बातचीत में हम थोड़ा सा पीछे हटने को तैयार हैं, कुछ चीजों पर समझौता करने को तैयार हैं। जेनेवा में गुरुवार को बातचीत होनी है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये जो एयरक्राफ्ट लगा दिए, ये जो जंगी जहाज लगा दिए, इनसे डर के झुकने के लिए तैयार नहीं है। उसको पता है कि झुकने का मतलब क्या है। अगर झुक गए तो क्या करेंगे? मिसाइल बनाना वो बंद करा देंगे, और मिसाइल बनाना अगर बंद कर दिया और इजराइल को पता चल गया कि मिसाइलें बनाना बंद हो गई हैं, तो वो 6 महीने बाद हमला कर देगा। तो 6 महीने बाद कमजोर होकर इजराइल का मुकाबला करने से अच्छा है कि आज जब आपके पास सारी ताकत है तभी आप इजराइल से मुकाबला कीजिए। इसीलिए उसके आर्मी अफसरान जब टीवी पर आ रहे हैं, वीडियो पर आ रहे हैं, तो वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं इजराइल के सामने या अमेरिका के सामने, और अगर जंग होती है तो हम सारे इकट्ठा होकर शाना बशाना लड़ेंगे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। और साथ में धमकी भी लगातार दे रहे हैं कि इजराइल में तो हमला करेंगे ही, जो अमेरिका के अड्डे हैं उन पर भी हमला करेंगे। अभी कल मैं एक ईरानी एक्सपर्ट जो रहते हैं इंग्लैंड में, उनका एक वीडियो सुन रहा था जिसमें वो कहते हैं कि जब यूएई ने यह फैसला कर ही लिया है कि वो इजराइल के साथ पूरी तरह से है, तो ईरान को यह भी धमकी देनी चाहिए कि अगर जंग हुई तो यूएई में, दुबई में और बाकी सारी जगहों पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको भी हम निशाना बनाएंगे। ये दुबई की रगों में सिहरन पैदा कर देगा। मैं सोचकर भी घबरा रहा हूं। दुबई में इतने सारे लोग रहते हैं, तेहरान में जानने वाले रहते हैं। युद्ध ना हो, जंग ना हो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर जंग होगी तो ईरान ने पहले ही कह दिया है कि हमारे सारे ऑप्शन खुले हैं और हम उन सारी जगहों को निशाना बनाएंगे जो हमारे खिलाफ अमेरिका या इजराइल की मदद करेंगी। तो अगर जंग होगी तो कैसी होगी उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है, और शायद यही वजह है कि जनरल डैन कैने जैसे लोग ट्रंप को यह समझाइश दे रहे हैं, ट्रंप को यह सलाह दे रहे हैं कि किसी भी तरह से जंग टालो। और ट्रंप भी लगातार धमकियां भले दे रहा हो, लेकिन जो बातचीत है उसको जारी रखने की बात कर रहा है, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। और भी बहुत सारे इशारे किए जा रहे हैं, जैसे बेरूत से अमेरिका ने, बेरूत में जो उसकी एम्बेसी है उससे जो नॉन इमरजेंसी ऑफिशियल्स हैं उनको निकलने की बात कही है कि वो लोग जल्दी से जल्दी निकल जाएं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिकी अड्डे हैं वहां से बहुत सारे सैनिकों को निकाल लिया गया है ताकि उनकी जान का खतरा ना हो। यह सब मैसेज देने के लिए है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। वैसे इसके बीच में एक और मजेदार खबर आई है, वो भी सुन लीजिए क्योंकि हंसना भी बहुत जरूरी है।
आप जानते हैं कि यूएसएस जेराल्ड भेजी है अमेरिका ने, यह भी एक जंगी जहाज है, लेकिन उसका ऑपरेशन इसलिए मुश्किल हो गया है कि उस पर जो टॉयलेट बने हुए हैं वो चोक हो गए हैं और उनके बाहर जो ठीक ठाक टॉयलेट है उनके बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। कहा यह जा रहा है कि यूएसएस जेराल्ड पूरा टॉयलेट की महक से, गंदगी की महक से पूरा का पूरा तबाह हो गया है, वहां लोग परेशान हैं। तो वो तो जंग करने की हालत में नहीं है। तो जंग जब होती है, जहाज जब समंदर में उतरते हैं, जब जहाज आसमान में उतरते हैं, तो बहुत तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी हमने सुना कि ईरान में एक जहाज, उसका एक्सीडेंट हो गया जो प्रैक्टिस के लिए उस समय था और उसमें उसके पायलट और को पायलट दोनों मारे गए। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि जब जंग होगी तो क्या क्या होगा उसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। जंग पर रुककर एक मिनट एक और जरूरी बात जो आज की है वो करते हैं। आपको यासर अराफात तो याद ही होंगे, पीएलए के नेता, इंडिया आया करते थे, दुनिया भर में घूमा करते थे, बड़ी इज्जत थी एक जमाने में। आपको पता है कि यासर अराफात की सबसे बड़ी गलती क्या हुई? सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत के खिलाफ जंग छेड़ी हुई थी, उस समय सद्दाम हुसैन भी मदद कर रहा था पीएलए की। यासर अराफात सद्दाम हुसैन से ठीक जंग के बीच में मिलने पहुंच गए और उन्होंने सद्दाम हुसैन का सपोर्ट किया। यासर अराफात ने सद्दाम हुसैन का सपोर्ट किया। उसके बाद पूरे अरब वर्ल्ड में यासर अराफात के खिलाफ गुस्सा फैला। लोगों ने फलस्तीनियों को जो मदद जा रही थी वो देनी बंद कर दी। कुवैत ने भी जो मदद वो दिया करता था वो मदद देनी बंद कर दी, बल्कि जो फलस्तीनी वहां रह रहे थे उनमें से बहुतों को निकाल दिया। यासर अराफात अपने ही अरब वर्ल्ड में लगातार अकेले पड़ते रहे और इस गलती से कभी नहीं उबर पाए। और आप जानते हैं सद्दाम हुसैन हार गया और उसके बाद यासर अराफात को बहुत कुछ झेलना पड़ा। फाइनली जहर देके उनको मार दिया गया। यह किस्सा मैंने क्यों सुनाया? जब जंग चल रही हो उसके बीच में किसी एक के साथ जाकर खड़े हो जाने का मतलब यह है कि आप अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही काम कर रहे हैं। जिस समय जंग जैसे हालात ईरान के साथ बने हुए हैं, पूरा मिडिल ईस्ट बटा हुआ है, वो प्लान बनाकर जा रहे हैं और आज पहुंच जाएंगे इजराइल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट को वो बता रहे हैं कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि शेखी बघाड़ते हुए कहा कि शिया वर्ल्ड के खिलाफ भी और सुन्नी वर्ल्ड के खिलाफ भी हम एक एंगल बना रहे हैं और इस एंगल में इंडिया, ग्रीस, साइप्रस और कुछ नेशंस हैं। यानी सुन्नी वर्ल्ड के खिलाफ भी सऊदी अरबिया लेड जो सुन्नी वर्ल्ड है, सऊदी अरबिया, टर्की, इजिप्ट और बाकी सारी मुल्क, और शिया वर्ल्ड यानी ईरान के साथ जो दुनिया है, ईरान के साथ जो ताकतें हैं, उन दोनों के खिलाफ नेतन्याहू एक मोर्चा बना रहा है। और उस मोर्चे में उसके साथ हिंदुस्तान भी है, साइप्रस भी है और ग्रीस भी है। सिर्फ 3 कंट्री जो उसको मिले जिसमें साइप्रस और ग्रीस हो ना हो, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप सोचिए ये क्या मैसेज जाता है? यह मैसेज जाता है कि हिंदुस्तान पूरी तरह से पूरे अरब के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है। हद से हद यूएई और इजराइल के साथ वो खड़ा है, क्योंकि यूएई का नाम भी लिया था नेतन्याहू ने। यानी यूएई जो है वो अपने ही अरब मुल्कों के खिलाफ भी खड़ा है और शियाओं के खिलाफ भी खड़ा है। लेकिन हिंदुस्तान की बात ऐसी हो गई कि वो पूरे अरब वर्ल्ड के खिलाफ खड़ा है। इसका मैसेज जो जाएगा वो मैसेज जा चुका है। अल जजीरा से लेकर तमाम जो वहां के न्यूज आउटलेट्स हैं इस बात को लगातार छाप रहे हैं कि हिंदुस्तान पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। अब फर्ज कीजिए जंग होती है, दोनों किस्से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब फर्ज कीजिए जंग होती है और इजराइल को झुकना पड़ता है, तो हिंदुस्तान की स्थिति क्या रह जाएगी? और फर्ज कीजिए जंग नहीं होती है, तो ऐसे में ईरान, सऊदी अरबिया, पूरा अरब वर्ल्ड और यहां तक कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, और सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड की बात नहीं है, दुनिया का कोई मुल्क इजराइल के साथ इस तरह से नहीं खड़ा है। यूरोपियन पूरा वर्ल्ड, अभी आपको बताऊं कि कल एक बयान आया है, इस बयान में ब्राजील का सिग्नेचर है, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, इसके अलावा अरब और मुस्लिम कंट्रीज तो हैं ही। इन सब ने बुरी तरह से मजम्मत की है जो वेस्ट बैंक में इजराइल कर रहा है, उस केस में भारत का सिग्नेचर। तो दोस्तों, अशोक कुमार पांडे की रिपोर्ट देखकर आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि ईरान को भी बड़ी संख्या में मदद पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इतनी आसानी से ईरान को जीता जा सकता है या जंग खत्म हो सकती है।
बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस इसमें देखने को मिल सकते हैं और लंबे समय तक ये जंग चल सकती है। इसी के साथ साथ एक और खबर यहाँ आप मेरे साइड में देखिए, अमेरिका ने न केवल सिर्फ वायु सेना को एक्टिव कर दिया है बल्कि पानी की जो सेना होती है उसको भी एक्टिव कर दिया है। करंट रिपोर्ट ने छापते हुए बताया है, यूनाइटेड स्टेट्स हैज डिप्लॉय मोर देन 150 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ इट्स एक्टिव नावल फ्लीट नियर ईरान। कह रहे हैं कि ईरान के आसपास का जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर बड़ी संख्या में 150 की संख्या में एयरक्राफ्ट जो पानी से उड़कर जाने में और हमला करने में सक्षम है उनकी तैनाती की गई है। यानी एक तरफ अमेरिका भी अपनी पूरी ताकत लगाकर ईरान पर हमला करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, इजराइल अमेरिका का साथ दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान और ईरान के जो अलायंस के देश है वो भी उनको रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ईरान और इजराइल के बीच में सीधे तौर पर यह माना जा सकता है कि अगर अमेरिकी जहाज इजराइल से उड़कर ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान इजराइल पर हमला करेगा। यहाँ दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि न केवल अमेरिका और ईरान के बीच में ये जंग महदूद रह जाएगी बल्कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा और इजराइल ईरान पर, यानी किन्हीं तीन देशों के बीच में ये जंग शुरू हो जाएगी जिसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।